आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को महाराष्ट्र बोर्ड की हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है विभाग एक गद्य जो कि 20 मार्क के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आपको ये सारे पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, फिर इसके बेस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि पहला है, लिखिए औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं। तो आपका ये जो आंसर है यहाँ पे है, ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, पहला। और दूसरा है, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती है। ये दोनों के आंसर आपको यहाँ पे पैराग्राफ में मिल जाएंगे। यहाँ सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, दूसरा मरीज से हमदर्दी नहीं होती है। दूसरा प्रश्न है, आकृति में लिखिए लेखक ने तय किया। आकृति में आपको ये जो 2 एरो करके दिया है, इसमें आपको बताना है लेखक ने क्या तय किया। लेखक ने क्या तय किया? मैं आंख नहीं खोलूंगा, और दूसरा है चुपचाप पड़ा रहूंगा। तो ये भी आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से मिल जाएंगे। मैं आंख नहीं खोलूंगा और चुपचाप पड़ा रहूंगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। तो शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। हमें शब्द युग्म ढूंढने हैं, जो कि आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत, यह एक हो गया, और दूसरा है धीरे धीरे। थोड़ी बहुत और धीरे धीरे, ये दोनों शब्द युग्म हैं, जो कि आपको पैराग्राफ में से मिल जाएंगे, और आपको ये दोनों यहाँ पे लिखने हैं, थोड़ी बहुत और धीरे धीरे। नेक्स्ट है, लिखिए वचन परिवर्तन लिंग परिवर्तन। बच्चा का जो है आपको वचन परिवर्तन करके बताना है, तो बच्चे, और लिंग परिवर्तन बताएंगे तो बच्ची। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अगर हम किसी मरीज से मिलने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आपको अपने वाक्य में बताना है। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर हम मरीज को देखने जा रहे हैं अस्पताल में, तो हमें उनके पास जो है ज़्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए, पहली बात तो। और उनसे बहुत कम बातचीत करना चाहिए, और जो है उन्हें थोड़ा आराम देना चाहिए। और जब आप अस्पताल में जा रहे होते हैं तो अपने साथ बच्चों को ना ले जाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं काफ़ी चुलबुल होते हैं, जिसकी वजह से वे थोड़ा मतलब कि यहाँ वहाँ मतलब कर सकते हैं अस्पताल में, जिससे जिससे मरीजों को परेशानियां हो सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जिसे आप बरत सकते हैं। ये सारे जो है वाक्य आपको अपने वाक्यों में लिखने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पे भी आपको पठित गद्यांश को पढ़ना है, और आपको इसके बेस पे यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और उसे आपको बताना है। तो जैसे हैं, फर्स्ट वन क्या है, आकृति में लिखिए, मतलब सुहागन वाले गहने। सुहागन वाले गहने आपका इसी पैराग्राफ में, इसी के ऊपर जो टीका, नथुनी, बिछिया, ये सुहागन वाले गहने होते हैं। तो 3 यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सिर्फ इसमें से 2 लिखने हैं, जैसे कि टीका और नथुनी। सेकेंड है, गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम। आपको ये गद्यांश पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ शहरों के नाम बताए हैं जो आपको लिखने हैं, जैसे कि रामनगर और बहादुरगंज। तो इस तरीके से यहाँ पे रामनगर और बहादुरगंज इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य उचित क्रम लगाकर लिखिए। तो फर्स्ट नंबर पे 5 ग्राम सोने के गहने आना। दूसरा है, विदा होकर रामनगर आना। तीसरा है, मुंह दिखाई में गहने मिले। फिर चौथा है, बाबूजी अपनी पीड़ा न रोक सके। तीसरा है, वचन परिवर्तन करके लिखना है हमें। यहाँ पे रिश्ता जो है, इसका वचन परिवर्तन करेंगे तो रिश्ता का होगा रिश्ते, दिन का दिन ही होगा, शादी शादियाँ, मुसीबत मुसीबतें। तो इस तरीके से हमें वचन परिवर्तन करके बताना था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे चौथा प्रश्न जो है, पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग। इस विषय पर 25 से 30
शब्दों में अपने विचार लिखिए। अगर आप परिवार में हैं तो आपका क्या सहभाग होना चाहिए अपने परिवार में जो सदस्य हैं उनके प्रति आपका जो है सुख दुख में किस तरीके से आप सहभागी होंगे, इसके बारे में आपको अपने वाक्यों में बताना है। प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 1 के ई क्वेश्चन पर जाते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, जो कि आपका 4 मार्क्स का है। ये आपको रीड करना है अच्छे से, और इसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। तो बाबू की अटपट वाणी की विशेषताएं क्या हैं? तो बाबू की अटपट वाणी की विशेषताएं यह हैं कि वे शब्दों में बोलते कहाँ थे, वो किस शब्द में न बोल के वो किससे कैसे बोलते थे। हृदय बोलता था, उनका व्यक्तित्व बोलता था, उनकी साधना बोलती थी, और उनके बोल हृदय में घुल जाते थे। तो यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो जिसमें से आपको सिर्फ 4 लिखने हैं। पहला है व्यक्तित्व बोलता था, दूसरा है पहला है व्यक्तित्व बोलता था, दूसरा है साधना बोलती थी, तीसरा है हृदय में घुल जाते थे, और चौथा है बोल हृदय में घुल जाते थे। इस प्रकार से आपको आकृति में करके लिखना है। दूसरा यहाँ पे दिया है वाणी का महत्व है। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। वाणी का क्या महत्व है, आप जो भी कहते हैं, जो भी शब्द होते हैं आपके मुंह से जो भी निकलते हैं, उसका महत्व क्या होना चाहिए, जो भी निकलना चाहिए आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। इस विषय पर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है अपने विचार को प्रकट करके, तो जो कि 2 मार्क्स के हैं। पेज नंबर 5 पे हम आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, जो कि आपका 6 मार्क का है। इसे आपको अच्छे से रीड करना है। ये पद्यांश दिया हुआ है। फिर यहाँ पे प्रश्न 1 लिखिए, पद्यांश में आए जल स्रोत। तो पद्यांश में जल का स्रोत, वाटर का सोर्सेस कौन कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे घन, घमंड, नभ, गरजत, घोरा। तो नभ मतलब आकाश और घन मतलब बादल। बादल जो है वो गरजते हैं आकाश में, तो घन हो गया बादल। और सेकंड होगा पहला है घन, दूसरा है यहाँ पे वर्षा, नहीं यहाँ पे ये नदी है, यहाँ पे नदी दिया हुआ है। तीसरा है सरिता मतलब नदी, और चौथा है यहाँ पर वर्षा। तो इस प्रकार से यहाँ पे नदी, समुद्र, वर्षा, गण, ये चारों जो है आपको बताना है जल के स्रोत। तो यहाँ पर नदी का जो है, सरिता का मतलब है नदी। यहाँ पर दिया हुआ है आपका समुद्र जो है, सरिता नदी, और घन दिया है यहाँ पर, और खल इतना है। ठीक है, इस तरीके से आप ढूंढेंगे तो फिर आपको मिलेगा आंसर। सेकेंड ये है, निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द लिखिए। तो गगन का क्या होगा, नभ, पर्वत का होगा गिरी, बिजली का होगा दामिनी, और दुष्ट का होगा खल। ये सारे जो शब्द हैं वो आपको मिल जाएंगे पैराग्राफ में से ही। इसका मीनिंग समानार्थी, गगन मतलब नभ हो गया, पर्वत का अर्थ है गिरी, बिजली का अर्थ है दामिनी, बिजली का अर्थ है दामिनी यहाँ पर, और दुष्ट का मतलब है खल। इस तरीके से आपको पैराग्राफ में ही इसके समानार्थी के शब्द मिल जाएंगे। पेज नंबर 6 पर आते हैं। तीसरा प्रश्न जो है पूछा है, उपर्युक्त पद्यांश के अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसका मतलब यहाँ पे अंतिम के जो 4 शब्द हैं, अंतिम के 4 शब्द ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका आपको अपने शब्दों में इसका बताना है। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे ही धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिटी समिटी जल भरही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पही आवा।
सरिता जल जल निधि महु आई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। तो इस को आपको अच्छे से पढ़ के इसका अर्थ क्या होगा, इसको आपको 25 से 30 शब्दों में बताना है। जो है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर हमें सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है उचित जोड़ियाँ मिलाकर लिखना है। इसी में आपको जोड़ियाँ मिलाना है। हृदय का क्या होना चाहिए, हृदय का तेज हो जाना चाहिए, भुजा का होना चाहिए शक्ति, और संचय का होगा दान, और देव का होगा संचय का होगा संचय का यहाँ पर है संचय का होगा दान, और अतिथि का होगा देव। इस तरीके से आपको जोड़ियाँ मिलाना है। भुजा शक्ति, अतिथि देव, संचय दान, हृदय तेज। नंबर 7 पर आते हैं, 7 पर। दूसरा जो है प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखना है हमें। तो नम्र जो है, नम्र यह जो शब्द है इसके आगे हमें उपसर्ग युक्त जोड़ना है, जैसे कि विनम्र, और प्रत्यय युक्त अगर हम जोड़ते हैं तो नम्रता हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर विनम्र, और प्रत्यय युक्त लिखेंगे तो नम्रता हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में आए विलोमार्थी शब्द लिखना है। अज्ञान का ज्ञान, दानव, देव। तीसरा है पद्यांश की प्रारंभिक 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखना है। प्रारंभिक मतलब शुरुआत के 4 शब्दों के अर्थ हमें लिखना है। ये 1 2 3 4 यहाँ तक टेव तक, चरित्र से लेके टेव तक। चरित्र पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। चरित्र थे पूत, मतलब कि हमारे भारत माता की जो पुत्र हैं वो उनका जो मन जो है चरित्र का बहुत चरित्र है, उनकी भुजाओं में शक्ति है, उनका जो मन है वो नम्रता है, नम्रता से भरा हुआ है। हृदय के गौरव में था गर्व, और किसी को देख न सके विपन, उनका जो हृदय है पूरा गर्व से भरा हुआ है, किसी को देख न सके विपन, वो किसी को भी कोई भी दुख से पीड़ित है तो फिर वह उन्हें उस पीड़ा में नहीं देख सकते, वो उनकी ज़रूर मदद करते हैं। भारत माता के जितने भी पुत्र हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारा जो हम बहुत पहले से ही बोला जा रहा है कि जो हमारे जो भारत की भूमि है वो पहले सोने की चिड़िया थी, क्योंकि यहाँ पे धन धान्य बहुत ही उगते थे, जिसकी वजह से मतलब कि कभी भी कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। मतलब हम हमेशा मतलब कि दूसरों को दान करते हैं। अतिथि थे सदा हमारे देव, और ये भी बताया गया कि अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि हमारे सदा मेहमान होंगे। इसको जो है ये प्रथा जो है सारे लोग जो है अभी भी ये परंपरा को सारे लोग निभाते हैं अच्छे से। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो वचन में जो है सत्य होते हैं, भारत माता के जितने भी पुत्र हैं उनका हृदय काफ़ी तेज होता है, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और प्रतिज्ञा जो भी मतलब वो कहते हैं वो अपने वचन को ज़रूर पूरा करते ही हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी भाषा में अपने शब्दों में जो है इसका आंसर लिख सकते हैं 25 से 30 शब्दों में। विभाग 3 पूरक पठन जो कि 8 मार्क्स का है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। इस तरीके से आपको ये पूरा रीड करना है, अच्छे से समझ कर लेना है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 1 पर हम आते हैं। 1-2 शब्दों में उत्तर बताने हमको। इसका तिलक आया था, किसका तिलक आया था? मुखराम का। तो ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है मुखराम का। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था, तो आंसर होगा मुखराम। दूसरा है द्वार पर बज रही थी। द्वार पर क्या बज रही थी? बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी, तो आंसर है शहनाई। बड़े हंडे में पक रही थी। बड़े हंडे में क्या पक रही थी? एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। क्या पक रही थी? तरकारी।
पहले का है मुखराम, दूसरा शहनाई और तीसरा तरकारी। चौथा है चारपाइयों पर विश्राम कर रहे थे। कौन विश्राम कर रहा था चारपाइयों पर? मेहमान। तो यहाँ पर लिखा है मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। ये रहा मेहमान, मेहमानों का जो है ये रहा, मेहमान विश्राम कर रहे थे। तो इस तरीके से मुखराम, शहनाई, तरकारी और मेहमान। तरकारी मतलब होता है सब्जी। दो पर आते हैं, सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा योगदान। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना है। मतलब कि जो परंपरा पहले से चली आ रही है, तो हमारा इस पर क्या योगदान होना चाहिए, हमें किस तरीके से अपनी परंपराओं को फॉलो करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इसकी विषय पर हमें अपने विचार को व्यक्त करके 25 से 30 शब्दों में लिखना है, जो कि यहाँ पर 2 मार्क्स का है। तो कम से कम आपको 6-7 लाइन लिखनी है। आप पर आते हैं, निम्नलिखित पठित गद्यांश पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसे अच्छे से पढ़ना है पद्यांश को। और यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। तो पहला है जीवन नैया। तो जीवन नैया का जो अर्थ है यहाँ पर खुद ही ये देखिए, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोल रहे हैं, कौन संभालेगा इसे। तो यह आपको प्रश्न तैयार करना है इससे, मझधार में कौन डोल रहा है। तो आंसर है इसका जीवन नैया। तो इस प्रकार से हम प्रश्न बनाकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देना है। दूसरा है फाल्गुन। फाल्गुन का रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फाल्गुन। रंग बिरंगे जो है वो रंग संग लेकर फाल्गुन में आया है। तो यहाँ पे इससे हमें प्रश्न बनाना है। तो रंग संग लेकर कौन आया है, आंसर होगा फाल्गुन लाया है। तो इस तरीके से इसका भी प्रश्न तैयार करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देना है। नेक्स्ट है दूसरा, जीवन एक संघर्ष है। इस पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना है। हमारा जो जीवन होता है बहुत ही संघर्ष होता है। हम हमेशा मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सफलता नहीं मिलती है। हमें सफलता बहुत कम मिलती है। संघर्ष ज़्यादा होता है पर सफलता बहुत ही कम मिलती है। तो आप अपने जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष किए हैं, उसके बारे में आपको 25 से 30 शब्दों में बताना है, किस तरीके से आपने संघर्ष किया है। बच्चों, हमें जीवन में संघर्ष करते रहना है और ये नहीं सोचना है कि हमें इसका फल अभी तक नहीं मिला है तो आप इसे करना छोड़ देंगे। आपको निरंतर जो है संघर्ष करते रहना चाहिए। आप अपने कर्म करते रहिए, आपको फल उसका अपने आप मिल जाएगा। आप बस खाली आपको अपने कर्म करते रहने चाहिए। तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड आप इस तरीके से जीवन एक संघर्ष है पर अपने शब्दों में अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं 25 से 30 शब्दों में, जो कि तो 2 मार्क्स के हैं। तो आप इसे 6 से 7 लाइन में लिख सकते हैं। विभाग 4 पर आते हैं। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण यहाँ पे है, जो कि 14 मार्क्स का है, 14 अंक के हैं। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है, निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखना है। तो शब्द भेद के कई प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सर्वनाम होता है, संज्ञा और विशेषण होता है। उसमें भी उसके कई अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें से यहाँ पे पहला जो उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, पहला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है आज, फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। साक्षात्कार के लिए जाना है, तो उसे जो अंडरलाइन किया है यह कौन सा शब्द भेद है, आपको इसे पहचानना है। तो यह सर्वनाम है, पर कौन से प्रकार का सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय पर उसका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग करना है। ये अव्यय है, क्योंकि, पास, ये अव्यय है। इससे आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य क्योंकि से आपको कोई भी एक ही करना है, एक ही अव्यय का यूज़ करके आपको वाक्य बनाने हैं अर्थपूर्ण के। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि से मैंने एक बना दिया है, सेठ जी को पुलिस ने पकड़ा क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा था। दूसरा है, पास, हमारे घर के पास सुंदर बगीचा है। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं अव्यय का उपयोग करके,
लेकिन आपको यहाँ पे से कोई एक लिखना है। आप दोनों भी लिख सकते हैं या कोई एक ही लिख सकते हैं। तीसरा है कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा है। परा और अर्थ, परा प्लस अर्थ, तो परा और अर्थ को मिला देंगे तो परार्थ बन जाएगा। यह कौन सा संधि भेद है? यह स्वर संधि भेद है। सदाचार जो है सत और आचार, जिसे व्यंजन संधि है। सदाचार का सत धन आचार हो जाएगा और यह व्यंजन संधि का प्रकार है। तो इस तरीके से हमें बॉक्स में करके अच्छे से आंसर लिखना है। पेज क्रमांक 10 पर हम आएंगे, जिस पर चौथा प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है हमें। तो जैसे कि पहला यहाँ पे पूछा है, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, तो रोका जो है ये मूल क्रिया है। मूल क्रिया रोक जो है मूल क्रिया है। यह इसकी सहायक क्रिया है दी, तो दी का हो जाएगा देना। नौकरी के लिए आवेदन कर चुका, तो कर जो है वो क्रिया है, इसका मूल रूप है चुका, तो चुका का चुकाना। दी का देना, चुका, चुका का चुकाना हो जाएगा। तो सहायक क्रिया आपको यहाँ पे दी और यहाँ पे देना, फिर या फिर चुका या चुकाना, कोई भी एक लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। देखना का होगा दिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा दिखवाना। भूलना का भुलाना और भुलवाना द्वितीय हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग करना है। पहला दाद देना का प्रशंसा करना और मुंह लाल होना का क्रोधित होना। तो प्रशंसा करना से आप एक उचित बना सकते हैं कि मोहन ने अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर उसकी प्रशंसा उसकी कक्षा में सारे बच्चे कर रहे हैं। मुंह लाल होना, इसी प्रकार क्रोधित होना, गुस्सा करना। जैसे कि आप अलग अलग बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। रामू जो है मोहन पर क्रोधित हो गया था। आप इस प्रकार से कोई भी अच्छे और भी दूसरे वाक्य बना सकते हैं। 11 पेज नंबर पर अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में दिए मुहावरे में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखना है। कांप उठना या बोल बाला होना। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। तो भयभीत हो गया की जगह पे आपको कांप उठना लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ आप कांप उठना ही नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 7वां जो है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। तो पहला जो है, टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी कुछ मुझे प्रिय हैं। तो की जो है वो कारक है, जो संबंध कारक है। और दूसरा रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, तो से जो है वो करण कारक है। तो आपको कारक पहचाना है, यहाँ पे की लिखना है और यहाँ पे संबंध कारक, दूसरा से और वह करण कारक, कोई भी एक लिखना है आपको, किसी एक को लिखना है आपको। 8वां जो है, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखना है। ओह कमबख्त ने कितने बेदर्दी से पीटा है। तो ये मैंने जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने लिखा है और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा करके लिखना है। तो आपका ये डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लिखा है, ये मैंने लिखा है। तो आपका जो है इस तरीके से लिखा है, तो इसे आपको विराम चिन्ह करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। कमबख्त ने कितने बेदर्दी से पीटा, इसे और ओ के बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है।
पेज क्रमांक 12 पर आएंगे। 9वां प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना है। तो पहला है, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी। इसको अपूर्ण भूतकाल में बदलना है। तो जाएगी का क्या होगा, जा रही थी। भूतकाल मतलब जो चीज़ें जो बातें बीत गई हो, तो जाएगी ये हो गया, ये तो भविष्यकाल है। तो भूतकाल में कन्वर्ट करना है आपको, जा रही थी। दूसरा है, प्राण को मन से अलग करना पड़ा। तो पड़ा को भविष्यकाल में, सामान्य भविष्यकाल में बदलना है। पड़ा की जगह पे पड़ेगा लिखना है। तीसरा है, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो किया के किया जो है पूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। तो किया के बाद आपको है लिखना है। जा रही थी, पड़ेगा है। 10वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखना है। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। तो यहाँ पे दो अलग अलग वाक्य हैं। दोनों वाक्यों को कॉमा करके अलग किया गया है, जिसे मिश्र वाक्य कहेंगे। यह मिश्र वाक्य का प्रकार है। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का कोष्ठक में दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन करना है। पहला है, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। इसे निषेधार्थक वाक्य में करना है, मतलब निगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो शुरू नहीं किया था, शुरू के बाद आपको नहीं लिखना है, फिर किया था। दूसरा है, क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। तो इसे विधानार्थक वाक्य में लिखना है। तो विधानार्थक वाक्य मतलब यहाँ पे क्या जो है, ये प्रश्न करके लिखा हुआ है। तो एक सिंपल वाक्य में लिखना है, सामान्य वाक्य में लिखना है। लोग पहाड़ों पर, आप डायरेक्टली लोग से लिख सकते हो। लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क न लिख के पूर्ण विराम लिख देना है, इस तरीके से। 11वां है प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखना है। जैसे कि पहला दिया है, पिताजी ने आंदोलन से भाग लेने से रोकी। तो पिताजी ने आंदोलन से की जगह पे में आ जाएगा, और रोकी की जगह पे रोका आ जाएगा। तो पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका। इस तरीके से आप शुद्ध वाक्य करके फिर से आपको वाक्य पूरा लिखना है। दूसरा है, यह पसीना किस लिए बहाई है। तो पसीना इस तरीके से लिखना है, पसीना, और बहाई है की जगह पे बहा रही थी। तीसरा है, मैं ड्राइवर से बुला लाए। तो से की जगह पे आपको को लिखना है, और लाए की जगह पे लाया लिखना है। पेज नंबर 13 पर आते हैं। 13 पर आते हैं, विभाग 5 पूछा है, रचना विभाग उपयोजित लेखन 26 अंक के हैं। जो कि पहला आपको 5वां प्रश्न पूछा है, सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। यहाँ पे पत्र लेखन दिया हुआ है, दो पत्र लेखन, आपको ये नहीं तो ये लिखना है। इसमें दोनों में से कोई भी एक लिखना है। आपको एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, जो पत्र लिख रहा हो और जिसको भेज रहा है, जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस आपको लिखना है। रहने वाला छोटे भाई मंगेश को राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो आप पत्र लिख सकते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है, इनको लेकर आपको पत्र लिखना है अच्छे से, जो कि 5 मार्क्स के दिए हुए हैं। तो कम से कम 1.5 पेज का होना चाहिए। दूसरा है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्यों में हो। मतलब आपको यह जो है अच्छे से पढ़ना है, इसे अच्छे से पूरा पढ़ना है। पेज नंबर 13 और 14 दोनों पर यह पैराग्राफ है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और आपको क्या करना है, इससे 4 प्रश्न तैयार करने हैं जिसके उत्तर एक एक वाक्य के हों। जैसे कि सर सी वी वेक्टरमन भारत के उन महान वैज्ञानिकों में से हैं जिन्हें उनकी रमन प्रभाव की खोज के लिए जाना जाता है। तो आप प्रश्न बना सकते हैं, जैसे कि सर सी वी वेक्टरमन को किस खोज के लिए जाना जाता है। तो आंसर आएगा रमन प्रभाव, एक वाक्य का उत्तर हो गया। इसी प्रकार से आप दूसरा प्रश्न बना सकते हैं, भारत रत्न सी वी वेक्टरमन को 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आप लिख सकते हैं कि सी वी वेक्टरमन को कौन से सन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आंसर आएगा 1930। तो 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न आप यहाँ पे लिख सकते हो, उनका जन्म 7 नवंबर 18
88 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था? आप लिख सकते हैं आंसर 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। कब और कहाँ हुआ था? तो इस प्रकार का प्रश्न होगा। तो लेकिन एक वाक्य का बताना है, तो सिर्फ आप ये लिखो कि उनका जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर सिर्फ 7 नवंबर 1888 यह उत्तर आएगा। और चौथा प्रश्न होगा कि वे चंद्रशेखर अय्यर तथा पार्वती अमाल के दूसरे संतान थे। रमन के पिता गणित के प्रोफेसर थे। तो आप इससे प्रश्न बना सकते हो कि रमन के पिता क्या थे? तो आपको आंसर इसका लिखना होगा गणित के प्रोफेसर थे। इस प्रकार से हमारा जो 4 प्रश्न है इसी पैराग्राफ से बन गया है। आगे आप पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके और भी दूसरे प्रश्न भी लिख सकते हैं। आज जो है वृत्तांत लेखन आपको नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में मनाए गए स्वच्छता अभियान का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। आपको एक्सटेंड करके लिखना है इस टॉपिक पर कि स्वच्छता अभियान एक टॉपिक है जो औरंगाबाद में नेताजी विद्यालय में मतलब मनाया जा रहा है। इसको 60 से 80 शब्दों में लिखना है। तो इस वृत्तांत लेखन में स्थल, काल, घटना, जो भी घटनाएं हुई, कहाँ पर किस समय हुआ और जगह का नाम, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आना अनिवार्य है। इन सारे पॉइंट्स को लेकर आपको वृत्तांत लेखन लिखना है 60 से 80 शब्दों में, जो कि आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का है ये। पेज नंबर 15 पर या फिर आपको वो वृत्तांत लेखन लिखना है या फिर दूसरा कहानी लेखन लिखना है। दोनों में से कोई एक करना है। दोनों में से कोई एक करना है जो कि 5 मार्क्स के हैं। तो दूसरा जो कहानी लेखन है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। यहाँ पर देखो शीर्षक दिया हुआ है। इस शीर्षक को इसको आपको मोहन और माता पिता, सुखी परिवार, मोहन हमेशा मोबाइल पर, कान में ईयरफोन, माता पिता का मना करना, मोहन का ध्यान न देना, सड़क पार करना, कान में ईयरफोन, दुर्घटना, सीख क्या मिलती है, ये सारे जो है कहानी आपको बताना है। अपने शब्दों में 70 से 80 शब्दों में बनाना है और ये उचित शीर्षक को दिया हुआ है, इसको लेकर आपको अपने शब्दों में लिखना है कहानी। दूसरा है विज्ञापन लेखन। यहाँ पे निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। तो किस टॉपिक पर यहाँ पे लिखा है? निर्मल सैनिटाइज़र, जो कि अभी हाल ही में जो कोरोना का जो महामारी चल रहा था, इसमें हम सैनिटाइज़र का ही यूज़ ज़्यादातर कर रहे थे। तो आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी। तो इसका लेकिन विज्ञापन तैयार करना है। तो विषाणुओं से रक्षा कैसे करता है, भारत में इसका निर्मित कब हुआ था, संपर्क व पता, अगर कोई सैनिटाइज़र जहाँ से सेलिंग कर रहे हैं तो वो उसका संपर्क या एड्रेस वगैरह जो भी वृत्तांत लेखन में आपको करके बताना है। विभिन्न रंग और इसका अलग अलग फ्लेवर, इसका अलग अलग कलर्स आता है, इसके अलग अलग फ्लेवर वगैरह आते हैं। ये सब आपको वृत्तांत लेखन में करके ये सारे पॉइंट्स को लेकर आपको बताने हैं। 16 पेज नंबर पे निबंध लिखना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है। मेरा प्रिय त्योहार, दूसरा नदी की आत्मकथा, तीसरा यदि मैं अध्यापक होता। तो तीनों में से किसी भी एक पर आपको निबंध लिखना है 80 से 100 शब्दों में। इसी प्रकार हमारा यह एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी की प्रश्न पत्रिका जो है कंप्लीट होती है। तो धन्यवाद हमारा यह वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।